हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 7 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आप लोग इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें से हम लोग वो चीज़ उठाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि शब्दावलियाँ। इसमें कई ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो आपको और जगह नहीं मिलेगा, ओनली एनसीईआरटी में ही मिलेगा। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उसी को हम अंडरलाइन करते हुए या साइड में नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। तो ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। ये भी हमने देख लिया। जब मंदिर नगर वाला हमने देखा था, पढ़ा था टॉपिक, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बताया गया था। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट करते हुए चले। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। तो ये चीज़ें हम लोग जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखे थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, जब भी तो विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। अगर आज भी हम देखें तो जनजातियों में ऐसा कुछ भी जैसे कि कोई नियम नहीं होता ज़्यादा, और ना ही इनमें किसी तरीके का वर्ण व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा। तो यहाँ से भी हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। तो आज भी ये चीज़ हम देखते हैं कि आज भी कई सारी जनजातियां हैं जो खाना बदोश जीवन जीती हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार। ठीक है, वहाँ के अगर हम जनजाति को लेंगे अंडमान निकोबार के, तो आज भी वो लोग खाना बदोश जीवन जीते हैं। तो यहाँ से भी हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। तो खाना बदोश कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं कंदमूल फल फूल इकट्ठा करने के लिए। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो आप सभी को पता, ये चीज़ भी हमने देख लिया था। और भूमि और चारागाहों पर ही अपना नियंत्रण क्यों रखते थे, ये भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से 6th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। आज भी ये चीज़ है। आज भी जनजातियाँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बचाने के लिए विरोध करती हैं। ठीक है, तो आज भी इनकी संस्कृति बची हुई है। और इनकी संस्कृति अगर आप देखेंगे, जितने भी जनजाति समुदाय होते हैं, इनकी अलग अलग अपनी संस्कृति होती है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने
दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। और आज भी देख रहे हैं आप कि जो जनजातीय समुदाय होता है वो बहुत डरा सहमा रहता है, ठीक है। आज भी इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कई तरीके की योजनाएं चलाती हैं, ठीक है, ताकि इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। हालांकि अब ऐसा चीज़ देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। जनजातीय लोग कौन थे? तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो जनजातीय लोग, ये यहाँ पर अगर दे दें आपको कि जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज रखते थे, तो ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, ठीक है। तो ये आज भी ये चीज़ है, जैसे कि अगर आप साउथ की मूवी भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर यही देखेंगे कि वो अपना ज्ञान दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ वो किताबों में नहीं लिखते हैं। उनको पता रहता है कि मतलब वो एक दूसरे से बात के थ्रू मौखिक जो होता है ना सिखाते हैं। जैसे उस टाइम पे, जैसे पहले प्राचीन काल में वेद वगैरह लिखे थे, श्रुति साहित्य में आते थे। जो सुना हुआ चीज़ होता था वो अपने गुरुओं के समीप बैठते थे और उस चीज़ को सुनते थे और वो याद कर लेते थे। तो पहले की परंपराएं आज भी इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। और साउथ की मूवी आप देखेंगे, जैसे कि अभी RRR आया था, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। और ज़्यादातर साउथ के मूवियों में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाती हैं। जो जनजातीय समुदाय होता है वो किस तरीके से अपना जो इलाज करने का तरीका होता है वो कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। कई सारी मूवीज़ हैं, हालांकि नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर ये बताई गई हैं। फिर एक ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। फिर आगे आते, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, अब देखिए यहाँ पर आपका एक फैक्ट हो गया कि खोखर जनजाति का संबंध कहाँ से है या खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली था। तो हमको ये नहीं देखना है कि ये किस सदी में ज़्यादा प्रभावशाली था, हमको बस ये देखना है कि खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो खोखर जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पंजाब में, पंजाब। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आगे है कि यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अब देखिए मतलब इतने ये लोग महत्वपूर्ण हो गए कि अब इनको मनसबदार का पद भी दिया जाने लगा। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक फैक्ट है और वो ये है कि लंगाह और अरघुन क्या थे? तो ये भी जनजाति समुदाय से थे, जनजाति थे, ठीक है, जनजाति थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लंगाह, मध्यकाल में लंगाह और अरघुन का संबंध था। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मध्यकाल में लंगाह और अरघुन का संबंध था, तो ये था जनजाति समुदाय से। ठीक है। फिर अगर आगे हम देखें, ये देख सकते हैं भील कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, गोंड कहाँ हैं, बैगस कहाँ हैं, ये सारा यहाँ पर दिया है। संथाल कहाँ पर पाए जा रहे हैं, लंगा कहाँ है, अरघून कहाँ है, समाज कहाँ है, ये सब जनजाति है। आगे अगर हम देखें तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। तो बलोच कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है बलोच। ठीक है। अगर हम लिख दें, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से
उत्तर पश्चिम, ये कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे कौन है, तो ये है बलोच है। ठीक है, यहाँ से बस आपको इतना ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति पाई जाती है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती है। अब देखिए, पश्चिमी हिमालय में गडेरियों की जनजाति। अभी देखिए गड्डी गडेरिया क्या है, तो इनका भी संबंध है जनजातियों से, इनका भी संबंध है गड्डी गडेरिया। गड्डी और गडरिया का संबंध है, तो ये भी है जनजाति समुदाय से। तो देखिए ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है, और यही जब चीज़ हम नहीं पढ़े रहते ना तो वो फिर भूल जाते हैं हम कि ये कहाँ से पूछा है, कहाँ से ये आ गया। तो वही हम कहते हैं कि पेपर बहुत टफ आया था। ठीक है, जब जो चीज़ हम नहीं जानते, पेपर टफ का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें नहीं आ रही है, वही हम बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, क्योंकि वो चीज़ हमको आता ही नहीं है। जो चीज़ हमको आता है बोलते हैं पेपर तो बहुत ईजी आया था। तो टफ और ईजी का डेफिनेशन यही है कि जो आ रहा है वो ईजी है, जो नहीं आ रहा है वो टफ है। अब फिर है कि उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो ये तो आपको पता ही है कि नागा और अहोम जनजातियों के बारे में तो पता ही है कि नागा और अहोम जनजाति है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये देख लेंगे आप कि ये भी एक जनजाति है। एक बार ऐसे ही पता तो होगा, बट फिर भी ध्यान में इसको एक बार रख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं पढ़ते ना वो भूल जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है कुल, एक शब्द दिया है कुल। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको याद करने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, बस थोड़ा सा इसको नज़र से निकाल लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी आपको तो ये चीज़ पता ही होगा। आगे मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। तो चेरों पर मध्यकालीन भारत में चेरों पर हमला किसने किया था, तो वो किया था राजा मान सिंह ने, और इसमें चेरों को पराजय हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, तो आप सभी को पता है। ठीक है, बिरसा मुंडा वाला आप जान ही रहे हैं। उलगुलान विद्रोह को आपको सभी को पता होगा। संथाल विद्रोह भी आप सभी को पता होगा। इसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता वो थे सिद्धू कानू। सिद्धू और कानू। ठीक है, ये आप सभी को पता है संथाल विद्रोह के। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन से? वो थे बिरसा मुंडा। बस इतना ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे और ये मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। इनको सिंह बोगा की उपाधि भी दी गई थी बिरसा मुंडा को। और इनका जो जनजातीय दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, इन्हीं के उपलक्ष्य में, सॉरी। ठीक है, फिर है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली जनजाति का संबंध कहाँ से है? कोली
ये कह सकते कोली जनजाति का निवास स्थान था। तो वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, आगे है कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। तो यहाँ पर देखिए ये भी इनका भी संबंध किससे है, कोरागा, बेतर, मारवाड़। कोरागा, बेतर, मारवाड़ ये भी क्या है, ये भी जनजाति समुदाय हैं। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण में ये भी दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या होता है ना कि ये दे देगा आपको दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र ऐसे करके और मिलान के लिए आपको दे देगा। तो ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है कि दक्षिण में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉपी पर नोट डाउन करनी है। अब आते हैं यहाँ पर, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ भी फैक्ट नहीं है। यहाँ देखते हैं खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो ये भी आपको कुछ भी याद करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लेते हैं, चित्र में दिया है कि घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत और बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुँचा देते थे। छोड़ दीजिए, ये भी कुछ यहाँ से याद करने वाली नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे आप कि बंजारों का कारवां टांडा कहलाता था। टांडा कहलाता था। ये आपसे क्वेश्चन बना देगा कि टांडा का संबंध किससे है। टांडा का संबंध मध्यकाल में निम्नलिखित में से किससे था। तो ध्यान देंगे किससे था, तो ये था बंजारों के कारवां से। बंजारों के कारवां से। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। टांडा बंजारों का कारवां। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो यहाँ से हमको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। खाना बदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारू होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा
यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो छोड़ दीजिए, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी कुछ भी। अब आते हैं बंजारे पे। बंजारे कह रहा है कि 17वीं सदी के आरंभ से भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, यानी वही टांडा यानी बंजारों का कारवां। 14,000 जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारों लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीबी और बच्चों अपने साथ लेकर चलते। एक टांडा में कई परिवार होते। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो छोड़ दीजिए, ये कहानी सी है, कुछ भी इसमें फैक्ट नहीं है। फिर यहाँ आते हैं, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जनजातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो छोड़ दीजिए, यहाँ भी कुछ भी नहीं है ऐसा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, इसको देखते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। कांस्य मगरमच्छ, कुटिया कुंड जनजाति, उड़ीसा। तो बस यहाँ से ये ध्यान रखेंगे आप कि कुंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। बस अब इस पे आते हैं। यहाँ है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ये भी छोड़िए, यहाँ भी कोई एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। अब यहाँ आते हैं जाति विचार विमर्श। तो यहाँ कह रहा है कि वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकुंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख से ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। यहाँ से आप कई चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो यही चीज़ रखेंगे कि तिरुचिरापल्ली कहाँ स्थित है। तिरुचिरापल्ली, चिरापल्ली कहाँ स्थित है, दे देता है, लोकेशन भी पूछ लेता है। तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि उय्याकुंडन, कुंडन उदयार का संबंध है। नीचे लिखेंगे, नोट में नोट करेंगे, बुक अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें लिखेंगे। एक अभिलेख है जिसमें ब्राह्मणों की सभा का वर्णन मिलता है, ठीक है, कि उस टाइम पर सभाएं होती थी, ये वर्णन मिलता है। बाकी आपको तो पता ही है कि जब सभा होगा तो किस लिए सभा होता है, विचार विमर्श के लिए होता है। तो वो चीज़ आपको सोचने के लिए बस ध्यान में रखना है। आप सोच सकते हैं, वहाँ तक आपकी सोच है कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई सभा संगठित की जा रही है तो उसमें क्या होता होगा, ठीक है। बाकी यहाँ नोट करने की हर चीज़ नोट नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हम लॉजिक लगा करके भी सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसी के लिए की जाती थी, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है, बस इतना ही करना है। आगे है, वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए गए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान
तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि यह अभिलेख है और वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा जो सभा होती थी उसका वर्णन मिलता है। आगे है कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियाँ परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ भी आप छोड़ दीजिए। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। यहाँ भी छोड़िए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो गोंड क्या करते थे? ये झूम खेती की बात कर रहा है, झूम खेती की बात कर रहा है। तो गोंड लोग झूम खेती करते थे, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कूले में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरकारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गोंडों का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है। गोंडों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अकबरनामा में। बस यहाँ से इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ये चीज़ छोड़ सकते हैं आप। और एक ध्यान रखेंगे ये कि गोंड लोग जो थे वह स्थानांतरित यानी झूम खेती करते थे गोंड। ठीक है, बस यहाँ दिया है स्थानांतरीय कृषि के बारे में कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो देख लेंगे तरीका है, बस ये बताया गया है। फिर आगे आते हैं। 84 गाँवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनते थे। तो 84 क्या था? तो ये गौंड राज्यों को मिलाकर बनाए गए नगर होते थे, जो बाद में जा करके विभाजित होते थे। ठीक है, जिन्हें 84 कहा जाता था। सॉरी, यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 का। अच्छा, पहले जो क्या था ना कि पहले राज्य था। ठीक है, राज्य के बाद क्या होता था? गढ़ होता था, गढ़। और गढ़ के बाद होता था गांव, और गांव के विभाजन से बनता था आपका 84। तो 84 क्या था? तो गांव की इकाइयों में विभाजित होकर के जो बनता था उसी को कहते थे 84। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 84 गांव को विभाजित करके बनाया गया होता था। सबसे नीचे आता था 84 के बाद ये गांव की इकाइयों का विभाजन करके बनाते थे। उसके बाद से जब उस इकाइयों का उप विभाजन होता था तो उसको कहते थे बरहोतो।
बर हो तो, ठीक है। आगे है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि किस गोंड राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, तो वो किया था अमन दास ने। यहाँ पर अगर मैं किस गोंड निम्नलिखित में से किस गोंड राजा द्वारा में से किस गोंड राजा द्वारा संग्राम शाह की उपाधि धारण की गई थी, तो वो थे अमन दास। या फिर पूछ लेगा आपसे कि गोंडों की उपाधि थी, गोंडों की उपाधि है या थी, कह सकते हैं थी, तो ये था आपका संग्राम शाह। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि गोंड राजा अमन दास द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की गई थी, ठीक है। तो कौन सा था, तो था संग्राम शाह की उपाधि, संग्राम शाह की उपाधि, ठीक है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी छोड़ सकते हैं किससे विवाह हुआ था किससे नहीं हुआ था। आगे है, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि किसके नेतृत्व में मुगलों की सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, ठीक है। तो ये था आसिफ खां। दूसरा, जिस समय मुगलों की सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, उस समय शासन का कमान या डोर किसके हाथों में था।
तब भी हमने देखा रानी दुर्गावती के, रानी दुर्गावती के हाथों में था। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो छोड़ दीजिए ये सब। अब देखते हैं अहोम के बारे में। अहोम आप सभी को पता है, अहोम किसको कहा जाता था? असम साम्राज्य को, असम साम्राज्य को ही अहोम कहा जाता था। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बारूद को समझा था। ठीक है, उसमें इसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाया था और क्वेश्चन भी आया था, उसको भी हम लोगों ने समझा था। और ये बाबर का जब हम पढ़ रहे थे बाबर के बारे में, तो वहाँ पर समझे थे कि ये पहले बाबर लेकर के नहीं आया था। और जब एग्ज़ाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें बारूद भी डाला था, बारूद भी। जबकि देख रहे हैं आप, ये पहले ही आ चुका था बारूद, ये देखिए ये पहले ही आ चुका था। तो ये जो आया था ये अहोमों के द्वारा ही लाया गया था। तो देखिए यहाँ से इतना तो उसमें हम लोग समझे थे कि पहले ये आ चुका था, लेकिन किसके द्वारा लाया गया था देखिए ये यहाँ पर पता चला कि अहोमों द्वारा लाया गया था ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं ना जो एग्ज़ाम को पास करवा देती हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने यहाँ पर ढंग से पढ़ लिया तो वहाँ जा कर के आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे और ना ही आप कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। मतलब अभी इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, अहोम साम्राज्य के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी जो ये 24 नवंबर निकला है, इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों में जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। तो देखिए कितना बढ़िया बात है कि अहोम में ही जनगणना भी की गई थी। अहोम राज्य में जनगणना की गई, देखिए कितनी पुरानी बात है। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खाका केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर शब्दावली दिया है। देखिए ये शायद हम समझ ही नहीं पाते। खेल तो हम किसी और खेल को समझ लेते, जो स्पोर्ट वगैरह होते उसको हम समझते, लेकिन खेल क्या था, कुलों में जो अहोम का समाज था वो कुलों में विभाजित था जिन्हें हम खेल कहते थे। अभी सारा हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि कहाँ से हमको क्या क्या फैक्ट उठानी है। फिर है कि इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अच्छा, यहाँ पर वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे।
एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इन्हें वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। देखिए, एक फैक्ट यहाँ मिल गया। ठीक है, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक संस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो पहले हम यहाँ से जो हमें नोट्स बनाने हैं, तो क्या क्या हमको लिखना है वो कर लेते हैं। उसके बाद से हम अहोम साम्राज्य के बारे में देखेंगे। एक तो यहाँ से ये निकालना है कि मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो यहाँ पर कहते हैं अहोम राज्य पर हमला मुगलों ने किसके नेतृत्व में किया? तो ये किया था मीर जुमला के नेतृत्व में। मीर जुमला के नेतृत्व में। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कौन सा फैक्ट यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पाइक। पाइक क्या होते थे? तो इनसे जबरन काम करवाया जाता था। फिर दूसरा लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अहोम राज्य में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसको छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पर एक फैक्ट है कि अहोम समाज, ये कह सकते हैं अहोम राज्य में खेल का संबंध है। तो खेल का संबंध किससे है? तो अहोम समाज में कुलों के विभाजन से। बस इतना ही आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर यहाँ पर एक फैक्ट आ गया कि हिंदू धर्म किसके काल में प्रधान धर्म बना? तो किसके काल में बना था? तो ये बना था शिव सिंह के काल में प्रधान धर्म बना था। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर दिया है बुरंजी। तो बुरंजी का संबंध है, तो ये है अहोम
साम्राज्य की कृतियों से, साम्राज्य की कृतियों से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बुरंजी किस भाषा में लिखा गया है? बुरंजी किस भाषा में लिखा गया है? किस में लिखा गया है? तो पहले तो लिखा गया था ये अहोम भाषा में, और फिर लिखा गया असमिया भाषा में, असमिया में। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बना के ये दे देगा कि जो बुरंजी कृति है वो अहोम साम्राज्य से संबंधित है, जिसको अहोम भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, केवल अहोम भाषा में ही नहीं है, ये असमिया भाषा में भी लिखा गया है। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं अहोम साम्राज्य के बारे में। अभी मैं आपको बताई कि 24 जो नवंबर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी एक कहानी है। तो 24 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? पीसीएस वाले खास करके ध्यान देंगे और यूपीएससी वाले इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन लचित दिवस मनाया जाता है। लचित दिवस, लचित दिवस। अब आप कहेंगे कि लचित दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लचित दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये अहोम साम्राज्य के, ये जो लचित हैं, लचित ये अहोम साम्राज्य के, अहोम साम्राज्य के महान सेना जनरल थे, या कैसे मतलब बहुत ही कुशल थे, कुशल नेतृत्व करता थे ये। तो अहोम साम्राज्य के सेना जनरल थे, अहोम साम्राज्य के सेना जनरल थे। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इनको असम के सबसे, किसको? तो लचित को, इनका पूरा नाम है लचित बोरफुकन इनका पूरा नाम है। तो चर्चा में क्यों था ये? तो हाल ही में लचित बोरफुकन को असम के महान सैन्य नायक के रूप में सम्मानित किया गया है। इन्होंने मुगलों को हरा दिया था। सोचिए, मतलब ये इतने कुशल नेतृत्व करता थे कि इन्होंने मुगलों को कई बार परास्त किया था, जबकि मुगल उस टाइम पे काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। इन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया था। इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से सीख ले सकते हैं कि एक जनजाति समुदाय से होने के बावजूद इन्होंने, कहते हैं ना कि नाको तले चने चबाना, तो इन्होंने मुगलों को नाको तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। 17 बार इन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया था। ठीक है। और कई बार उन्होंने मुगलों को हराया था। और ये जो थे लचित बोरफुकन, ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में काफ़ी कुशल थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में कुशल थे। बहुत ही मतलब ज़्यादा इनको इसके बारे में जानकारी थी। और इसी चीज़ का उन्होंने यूज करते हुए मुगलों को 17 बार मुगलों को उस पर आक्रमण किया था। मुगलों पर 17 बार आक्रमण किया था और कई बार उनको हराया था। वो बहुत ही परेशान हो गए थे इनसे। एक दूसरी चीज़ अगर हम देख लें तो यहाँ पर मैं नीचे कर देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, ये साइड में कर देती हूँ। ये जो अहोम साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान देंगे, अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चाओ लुंग। चाओ नाम याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, कुछ भी पूछ सकता है, ये यूपीएससी पीसीएस है। ठीक है। चाओ लुंग सुकाफा।
ठीक है, ये संस्थापक थे। और ये संस्थापक थे और ये कहाँ पर इसका स्थापना किए थे, ये अहोम राजवंश की स्थापना, अहोम, हालांकि ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं, अहोम राजवंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं हम, ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे लचित बोरफुकन के बारे में। और 24 नवंबर का डेट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इनको असम के महान सैन्य नायक के रूप में सम्मानित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में था, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ये कुशल नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बाकी सब ये आप दिखा सकते हैं कि संस्थापक कौन थे, मुगलों को कैसे हराया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप कहानी की तरह लिख सकते हैं। अगर इस पर कुछ पूछता भी है तो ज़्यादा क्या पूछेगा कि टिप्पणी कीजिए अहोम साम्राज्य के बारे में या बोरफुकन के बारे में, तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर लिखने के लिए। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है यहाँ पर कि जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। तो यहाँ से भी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। यह भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं मंगोलों के बारे में क्या दिया है। तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। तो देखिए यहाँ से एक फैक्ट आपका ये मिल गया कि सबसे पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थे। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ तो सुप्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक थे। तो कौन थे, तो वो थे मंगोल। और मंगोलों के बारे में मैंने पढ़ लिया था काफ़ी अच्छे से पिछले वाले वीडियो में। फिर है कि वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो आपको यहाँ से ओनली एक ही फैक्ट ध्यान में रखना था, वो ये था कि सुप्रसिद्ध पशुचारक और शिकारी संग्राहक थे, तो वो मंगोल थे। बाकी यहाँ पर देखते हैं ये संविधान वाला दिया है, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ना आयोग द्वारा यहाँ से भी शब्दावली को उठा लिया जाता है। तो आपको समझना है वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, टांडक क्या होता था, गढ़ क्या होता था, चौरासी, बरहोत, भुइयाँ ये भूमिहर होते थे, पाइक, खेल, बुरंजी और जनगणना। तो इन शब्दावलियों का आपको मतलब समझना है। बाकी जो सही गलत दिए हुए हैं, जनजाति समाजों के पास समृद्ध भाषा परंपराएं थी, सही बात है, हमने देखा अभी मौखिक समृद्ध परंपराएं थे, उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजाति समुदाय नहीं था, गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा बलोच जनजाति थी उत्तरी पश्चिमी भाग में। कौन था, तो बलोच जनजाति, बलोच
जनजाति थी, ठीक है। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, ये भी गलत है, क्योंकि अनेक नगरों को मिलाकर के नहीं, गांवों को विभाजित करके बनता था। गांवों की इकाई को विभाजित करके बनाया जाता था, ठीक है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि भील उत्तरी पूर्वी में नहीं रहते थे, ये पश्चिमी और मध्य भारत में रहते थे, पश्चिमी मध्य भारत वाले क्षेत्र में रहते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से ये घुमा घुमा करके, और जो यूपीएससी है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ये जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हवा हवाई में दिया गया है, आपको यहाँ से सीखने के लिए ही दिया गया है कि आप चीज़ों को यहाँ से अच्छे से सीख सकें। क्योंकि जो सेंटेंस चेंज करता है ना, वो ऐसे ही करता है, क्योंकि अब वो बदल तो पाएगा नहीं कि भील जनजाति है वो जहाँ पाई जाएगी वहीं तो पाई जाएगी, वो तो बदलेगा नहीं। बदलेगा तो यही बदलेगा, भील की जगह गोंड कर देगा, या उत्तर पश्चिमी की जगह कुछ और कर देगा, पूर्वी उत्तर पूर्वी कर देगा। तो ये आपको एक समझ डेवलप करने के लिए दी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा कभी, ये मत समझिएगा कि ये तो हवा में कर दे कि हाँ चलो एनसीईआरटी है, क्या फ़र्क पड़ता है इसका, तो बाद में भी हम सॉल्व कर लेंगे। बट आपको हवा हवाई में लेकर के नहीं चलना है। इसको भी कर लेते हैं। अभी हमने देखा गढ़ क्या था, 84, ठीक है। टांडा अभी हमने देखा कारवां था ये। श्रमिक ये पाइक थे, जिनको बेगारी पर वो किया जाता, जब चाहे तब जबरन से काम लिया जाता था। शिव सिंह अहोम साम्राज्य संबंधित थे, ठीक है। दुर्गावती गढ़कटंगा, और आपको बचा कुल, तभी हमने देखा कुल क्या था, खेल था, खेल से संबंध था। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। बाकी जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए ना, जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप खुद कीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, आपकी आंसर राइटिंग यहीं से डेवलप होगी। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएगी, और आज समझ पाएंगे आप कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसको भी देख ही लेते हैं एक बार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ, तो हमने देखा कि नई जातियों को किस में शामिल किया गया, जैसे कि सुनार होते थे, ठीक है, सुनार, लुहार, राजमिस्त्री इस तरीके की कहलाते थे। वर्णों के भीतर पैदा हुई नई जातियाँ ये कहलाते थे, इस नामों से पुकारे जाते थे। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति है, जैसे कि अभी हमने देखा, क्या देखा था, बुरंजी। और ये किस भाषा में लिखा गया था, ये भी हमने देखा। एक तो अहोम भाषा में, अहोम, और किस में था, एक था ये, फिर था अहोम के बाद फिर लिखा गया असमिया में लिखा गया था, ठीक है। ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। तो अभी हमने देखा किस में किया गया था, तो ये किया गया था अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया, ठीक है, कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजाति राज्यों ने किसको भूमि अनुदान देना स्टार्ट किया था, तो ये किया था एक तो मंदिरों को और फिर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, सही गलत भी हो गया, रिक्त स्थान भी हो गया, प्लस मिलान वाला भी हो गया। कभी कभी क्या करता ना, यहाँ से उठा करके सीधे आपको दे देगा, या फिर जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं पीसीएस में, तो जियोग्राफी के क्वेश्चन में भी क्या करता है कि एक तरफ आपको जनजाति दे देगा और उनका स्थान दे देगा कि उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं, कि उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, कि मध्य भारत में पाए जाते हैं। ये केवल पीसीएस का ही बात नहीं है, ये यूपीएससी का भी बात है। ऐसे वो क्वेश्चन देता है मिलान वाला। अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी देख लेते हैं एक बार, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, ये छोड़ दीजिए, क्या वो करना चाहते हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। बाकी लग तो नहीं रहा कोई चीज़ छूट गई है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं वैसे भी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके अगर आप चलेंगे, सीखेंगे, तो एग्ज़ाम आसानी से आप क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, बाकी हमने सारा कर ही लिया। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको आप ज़रूर देखेंगे, ये जो सॉल्यूशन होता है इसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलती हैं।
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे हम देखेंगे अध्याय 8 के बारे में, ईश्वर से अनुराग। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें आपके फैक्ट मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।